In this video, we will study about immune response. Previously, we did the immunity. Immunity means the ability or the body to fight against diseases is called as immunity. Now, हमको ये देखना है कि इम्यूनिटी काम कैसे करती है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है. तो एक्चुअली आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हम लोगों ने करा था बेटा कि इम्यूनिटी जब होती है तो एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है. तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है और लीस्ट इफेक्टिव होता है. बट द सेकेंडरी और यू कैन से द सब्सिक्वेंट अटैक अगर सेम पैथोजन का होता है दैट इज़ मोर एक्यूट एंड फास्टर. तो हम ये कहते हैं कि चाहे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, बोथ आर कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ B lymphocytes as well as T lymphocytes. तो as I told you earlier also कि B lymphocytes वो lymphocytes हैं which are formed in the bone marrow, जो bone marrow में फॉर्म हो रही हैं. तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि B lymphocytes कौन है. तो B lymphocytes are the lymphocytes which are formed, फॉर्म भी वहीं हो रही है और मैच्योर इज ऑल्सो इन द बोन मैरो. तो व्हेन बोथ फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग इन द bone marrow, then these type of lymphocytes are called as B lymphocytes. Okay. अब जो B lymphocytes होती हैं बेटा वो मेनली ऑफ टू टाइप्स. कौन से दो तरह की होती हैं? एक होती है मेमोरी बी सेल और एक होती है प्लाज्मा बी सेल. मेमोरी बी सेल जो होती है वो लॉन्गर लाइफ स्पैन की है. इसका लाइफ स्पैन यानी जो जितने दिन तक सर्वाइव करती है वो लंबे समय तक ये सेल सर्वाइव करती है. और प्लाज्मा बी सेल्स जो होती हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड, टाइम बीइंग के लिए प्रोड्यूस होती हैं, देन अगेन इट गेट डिजेनरेट. अब मेमोरी बी सेल एज द नेम इंडिकेट, मेमोरी बी सेल क्या करती है बेटा? कीप द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, यानी फर्स्ट टाइम जब पैथोजन एंटर हुआ बॉडी में उसकी मेमोरी को रखने के लिए काम करती है मेमोरी बी सेल, कि जिससे वेन एवर नेक्स्ट टाइम द सेम पैथोजन एंटर तो देन इट कम्स टू नो ऑटोमेटिकली कि या इट इज़ द सेम पैथोजन. यानी ये एक तरह से मेमोरी रखती है. अगर मम्मी ने आपको बचपन में किसी गलत काम के लिए पिटाई कर दी है बहुत ज़बरदस्त, तो उसकी मेमोरी आपके हरदम दिमाग में रहती है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारी दोबारा पिटाई हो सकती है. तो वही सेम चीज़ प्लाज्मा बी सेल जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़. एक्चुअली एंटीबॉडीज़ होती क्या है बेटा? एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन. एंड यू नो 11th क्लास में हमने पढ़ा था बेटा कि ब्लड प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, उसमें एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. और वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जब इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसे कहा जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन एंड द आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़. प्लाज्मा बी सेल जो होती है बेटा दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एट अ वेरी फास्टर रेट. मीन्स दे कैन प्रोड्यूस अराउंड 2000 एंटीबॉडीज़ पर सेकेंड. यू कैन इमेजिन 2000 एंटीबॉडीज़ एक सेकेंड में प्रोड्यूस कर रही हैं. सो दे आर वेरी एक्टिव. नाउ एक तो हो गया बेटा बी लिम्फोसाइट. नाउ वी कम ऑन टू द अनदर दैट इज द टी लिम्फोसाइट. अब टी लिम्फोसाइट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? टी लिम्फोसाइट इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. ये तो आपको पता है बेटा. ब्लड जो है चाहे WBCs है, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, ऑल आर प्रोड्यूस्ड इन द, किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं बेटा? ऑल आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. और मैरो कैविटी में यानी बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज हेमोपायोसिस. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? हेमोपायोसिस. RBCs का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इरेथ्रोपायोसिस, बट टुगेदर इट इज कंसिडर एज हेमोपायोसिस फ्रॉम द बोन मैरो. नाउ टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है बेटा? टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रही है बट इट गेट मैच्योर. मैच्योर कहाँ हो रही है? थाइमस में.
In the previous video I told you the thymus is a endocrine gland which is present just below the sternum और जिसे हम chest bone कहते हैं above the heart, and we can say it is a receding endocrine gland. धीरे धीरे ये रिग्रेस होने लगती है जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है ना. 18 ईयर्स के बाद ये रिग्रेस होने लग जाती है. तो वो बेटा थाइमस ग्लैंड है. अब ये थाइमस ग्लैंड क्या करती है, जो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में फॉर्म होकर आई है उसका मैच्योरेशन करती है. एंड मैच्योर होने के बाद में टी लिम्फोसाइट्स मेनली 3 टाइप्स की होती है. वन इज कॉल्ड एज हेल्पर टी सेल्स, सेकेंड इज कॉल्ड एज किलर टी सेल्स, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज सप्रेसर टी सेल. हेल्पर टी सेल, व्हाट दे डू? हेल्पर टी सेल एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट. एक्चुअली बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना सकती है, लेकिन इसको किसी का कहने की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि जैसे अगर इफ़ यू कैन डू द वर्क बट यू वांट दैट समबडी शुड टोल्ड यू कि बेटा डू दिस वर्क, देन यू पीपल विल डू. अगर आपको कोई नहीं कहा जाए, अगर जैसे मान लो मैं आपको कहूँ बेटा टेस्ट है कल लर्न करके आना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर मैं नहीं कहूँ कि कल टेस्ट है आप लर्न करके आना, तो दे विल नॉट लर्न एट ऑल. तो these B lymphocyte are like that only कि they want that somebody should tell them to produce antibodies. तो actually these helper T cells activate the B cells to produce antibodies. और बेटा जब हम एड्स पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ वापस से समझ में आ जाएगी कि एड्स में जो एड्स वायरस होता है HIV, वो टी लिम्फोसाइट पर ही अटैक करता है. और टी लिम्फोसाइट पर अटैक करने की वजह से ही हमारा मतलब द पर्सन हु इज़ HIV पॉजिटिव, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ड्यू टू बिकॉज दीज हेल्पर टी सेल डैमेज हो जाएंगी. जब डैमेज हो जाएंगी तो बी सेल्स आर देयर, बट हु टोल्ड देम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और फिर वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकती. तो HIV की वजह से कोई नहीं मरता बेटा. The person died due to the weak immune system. So the other pathogen, एक कॉमन कोल्ड भी उसमें निमोनिया कॉज कर सकता है. सेकेंड आती है बेटा किलर टी सेल्स. किलर टी सेल्स अपना काम खुद ही कर रही हैं. दे डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल्स, है ना, ऑन कमिंग विथ कॉन्टैक्ट. जैसे ही वो उनके कॉन्टैक्ट में आती हैं दे किल देम. एंड थर्ड इज द सप्रेसर सेल. सप्रेसर टी सेल्स जो होती हैं दे मेंटेन द नंबर ऑफ द एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी. यानी ये रेगुलेट करती है इम्यून रिस्पॉन्स को और हेल्प करती है टू मेंटेन द टॉलरेंस. नहीं तो क्या हो जाए बेटा, फिर तो हमारी जो बॉडी इम्यून सिस्टम है इसका काम तो बी सेल का काम तो एंटीबॉडीज़ बनाना है. जैसे ही हेल्पर टी सेल जाके क्या वो तो बनाती जाएगी, बट देयर शुड बी सम स्टॉप ना. तो वो सप्रेसर टी सेल्स की व्हेन इट हैज़ टू स्टॉप, तो प्लाज्मा बी सेल को कब स्टॉप करना है वो सप्रेसर टी सेल एक्सप्लेन करती है. हेल्पर टी सेल बोलती है टू स्टार्ट और सप्रेसर टी सेल कहती है टू स्टॉप. ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट कि फॉर एग्जाम्पल अ पैथोजन एंटर इन द बॉडी, देन हाउ आर इम्यून सिस्टम वर्क. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन पैथोजन एंटर्स इन द ब्लड, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज देम. और जैसे ही हेल्पर टी सेल ने रिकॉग्नाइज किया इट गिव द मैसेज टू द बी लिम्फोसाइट. अब बी लिम्फोसाइट 2 तरह की सेल्स बनाएंगी. वन इज मेमोरी बी सेल्स एंड सेकेंड इज द प्लाज्मा सेल्स. प्लाज्मा सेल्स क्या बनाने लग जाएगी बेटा, एंटीबॉडीज टू किल द पैथोजन, while the memory cells remain inactive and keep the memory कि अच्छा ओके दिस इज़ द एंटीजन एंड फॉर दैट वी हैव टू मेक द एंटीबॉडीज़. तो ये मेमोरी रखेगी और जब सब्सिक्वेंट अटैक होएगा, नेक्स्ट टाइम जब अटैक होएगा, तो दीज मेमोरी सेल फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स. ये फर्दर डिवाइड होएगी और फिर वापस से इनमें से कुछ बन जाएंगी क्या बेटा, मेमोरी सेल्स, और कुछ बना देंगी प्लाज्मा सेल. हर बार प्लाज्मा सेल नहीं बन रही है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा प्लाज्मा सेल क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े समय के लिए रहती है. तो नेक्स्ट टाइम एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए अगेन उनको प्लाज्मा सेल कौन बनाएगा बेटा,
मेमोरी बी सेल सी बनाएंगी। ये हो गया बेटा हाउ द इम्यून सिस्टम और द एंटीबॉडीज़ वर्क। अब हम कर रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ कैसे काम कर रही है। तो स्ट्रक्चर ही क्या है एंटीबॉडी का। तो इफ़ वी जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, एक्चुअली आई टोल्ड यू दैट एंटीबॉडी इज प्रोटीनिशियस इन नेचर, मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन मॉलिक्यूल और उन्हें क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। और क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है इसलिए इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई जी, आई कैपिटल और जी स्मॉल। ठीक है। अब बेटा जितनी भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ और दे आर मेड अप ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड अमीनो एसिड चेन, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं। उनमें से 2 लॉन्ग होती हैं विच आर कॉल्ड एज हैवी चेन और 2 शॉर्ट होती हैं विच आर कॉल्ड एज लाइट चेन। इफ़ आई जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो आई एम जस्ट मेकिंग इट अ डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। ओके, तो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर में द एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इफ आई जस्ट ड्रॉ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली इट कम्स इन द एग्जाम। Okay, now here we can make it like this. And the same we can draw it like this. बेटा दिस यू हैव टू मेक इट ऑफ द सेम साइज, दोनों सेम साइज के बनाने। देन दिस यू हैव टू ड्रॉ। तो मैंने बताया था बेटा दैट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 चेन ऑफ अमीनो एसिड, 1 2 3 एंड 4 चेन ऑफ अमीनो एसिड। अब ये जो लॉन्गर अमीनो एसिड्स की चेन है दिस इज कॉल्ड एज हैवी चेन और ये जो स्मॉलर है दैट इज कॉल्ड एज लाइट चेन। एंड बोथ द लाइट चेन एंड हैवी चेन आर बाउंड टुगेदर, एक दूसरे के साथ में बाइंड रहते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड को हमें इस तरह से बनाना होता है, दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो एट वन प्लेस here now one is will be and one will be like this, same here 1 2 3 4 1 2 3 4, then you have to make like this and okay, and one will be here. ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है बेटा ये यू हैव टू कीप इन माइंड। पहली चीज़ तो बच्चे क्या गड़बड़ कर जाते हैं, पहली चीज़ तो बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं कि जो ये लॉन्ग हैवी चेन बनाते हैं उसके इस साइड यहाँ पर ये लाइट चेन रख देते हैं, ये रॉन्ग है। लाइट चेन बाहर की तरफ है, हैवी चेन अंदर की तरफ है। ओके, सेकेंड थिंग क्या करते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड केवल 2 जगह डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, बाकी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड सारे हटा देते हैं। बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट सो। तो ये वाला जो एंड होता है दैट इज़
दीज साइट जो मैंने इस तरह से ड्रॉ किए हैं, दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। हर एंटीबॉडी में ये पोजीशन डिफरेंट होती है, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बिकॉज दीज द एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। हर अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो उसके अनुसार इनका ये स्ट्रक्चर रहता है। दिस इज़ कॉल्ड एज एन एंड एंड दिस इज़ कॉल्ड एज सी एंड, है ना। सी एंड और एन एंड का क्या मतलब हुआ बेटा? आप लोगों को याद होगा, हम अमीनो एसिड बनाते हैं, तो अमीनो एसिड में हम एक तरफ COOH ग्रुप बनाते हैं, एक तरफ NH2 ग्रुप बनाते हैं। तो जहाँ पर NH2 फ्री है, दैट एंड इज कॉल्ड एज एन एंड। जहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट फ्री है, दैट इज कॉल्ड एज द सी एंड। गॉट इट? तो वन इज द सी एंड एंड अदर इज द एन एंड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। ये हैवी चेन हो गई बेटा, है ना, पूरी कंप्लीट, और ये लाइट चेन हो गई। तो सिंपली इफ यू जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में क्या है बेटा? ऑल एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड अमीनो एसिड चेन, जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। 2 लॉन्ग होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज हैवी चेन, 2 शॉर्ट, दैट इज कॉल्ड एज लाइट चेन। और हैवी चेन भी 2 इन नंबर, लाइट चेन भी 2 इन नंबर, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज H2L2। यानी एंटीबॉडी को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? H2L2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कि बोथ द चेन यानी हैवी एज वेल एज लाइट आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ द लेटर Y। ये Y शेप में अरेंज है बेटा। एंड द टिप ऑफ ईच आर्म हैज़ एन एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। हर आर्म की टिप पर एक एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट प्रेजेंट होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। दैट्स वाई आई जस्ट ड्रॉ, इसको सेपरेट किया है बेटा। ये वाला पार्ट इसीलिए मैंने ये सेपरेट किया है। दिस पार्ट इज सिमिलर इन ऑल द एंटीबॉडीज, ओनली दीज पार्ट आर डिफरेंट, और इसीलिए मैंने इनको पार्टीशन करे बेटा। तो ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है या एंटीजन बाइंडिंग पार्ट है, वो डिफरेंट होता है इन द डिफरेंट एंटीबॉडीज, अदरवाइज दीज आर द सेम। ओके, एंड द एंटीबॉडीज चेन बाउंड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। और एंटीबॉडीज चेन जो है वो आपस में किससे बाउंडेड है बेटा? दैट इज बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल आपको 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके अंदर ड्रॉ करने हैं, इफ़ यू हैव टू ड्रॉ इट करेक्टली। यूजुअली ये एग्ज़ाम में डायग्राम आ जाता है कि ड्रॉ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडीज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि एंटीबॉडीज़ कितने टाइप की होती हैं बेटा? तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज़ आर ऑफ, वैसे 5 टाइप्स की होती है, लेकिन हमारी बुक में ओनली 4 टाइप्स आर गिवन। IgA, IgM, IgE, IgG and one is the IgD. Okay, but it is less effective, that's why इसको लिया जाता है, मोर स्पेसिफिक नहीं होती है। सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं बेटा IgG। मैंने इसे सबसे फर्स्ट इसलिए लिया है बिकॉज ड्यू टू द अबंडेंसी, कितना अबंडेंट होती हैं ये, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ IG मतलब इम्यूनोग्लोब्युलिन। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन। कितना है बेटा? जितने भी इम्यूनोग्लोब्युलिन मिलता है उसका अबाउट 80% IgG हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ मिलेंगे बेटा? तो these IgG are present in, यानी these antibodies are present in the blood as well as the lymph। और बेटा IgG antibody is the only antibody which can cross the placenta and passes from mother to the fetus। ये important है बेटा, ये नीट के लिए भी आता है क्वेश्चन और ये बोर्ड में भी आता है।
कि विच एंटीबॉडीज कैन पासिस थ्रू द प्लेसेंटा। तो IgG कैन पासिस थ्रू द प्लेसेंटा। हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा था कि सम ऑफ द एंटीबॉडीज कैन पासिस थ्रू द प्लेसेंटा। तो वो जो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से पास होती हैं दैट इज द IgG। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द सेकेंड एंटीबॉडीज दैट इज IgA। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट, यानी IgG के बाद में सेकेंड 10 to 15%, मैक्सिमम 80% इसका है, 10 to 15% IgA है। मिलेगी कहाँ पे? इट इज़ फाउंड इन द स्वेट, पसीने में, टीयर, आंसुओं में भी प्रेजेंट होती है, लिम्फ, म्यूकस, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। और बेटा इट इज़ ऑल्सो सिक्रीटेड थ्रू द कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम आई थिंक यू एवरीबडी नोज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने करा था, द फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन विच इज़ सिक्रीटेड in the mother's mammary gland, that is called as colostrum. So colostrum is the first yellow colored milk secreted by the mother after parturition. And beta ये जो yellow color milk है this should be given to the infant. बच्चे को जरूर देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? Because that contain the antibody IgA. तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? IgA. So the colostrum contain IgA and so that the infant get immediate immunity. उसको immediate immunity, तो IgG के थ्रू भी उसको अपने आप बनी बनाई इम्यूनिटी मिल रही है, IgA के भी थ्रू उसको बनी बनाई इम्यूनिटी मिल रही है। आगे हम पढ़ेंगे दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब जो बिना मेहनत के मिल जाए, बिना किसी उसके मिल जाए, उसे पैसिव इम्यूनिटी। तो कोलेस्ट्रम से भी पैसिव इम्यूनिटी मिलती है और IgG जो एंटीबॉडीज पासिस थ्रू द प्लेसेंटा उससे भी फीटस को पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन होती है। लेकिन बेटा IgA का लेवल डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, और दैट्स वाई इफ वी टेक स्ट्रेस आवर इम्यूनिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज द IgE। Ig इज द लीस्ट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, सबसे कम अमाउंट में एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जो मिलती है वो मिलती है बेटा IgE। लेस देन 0.1%, 1% से भी कम, 1% का भी 1/10 पार्ट, 0.1%। कहाँ प्रेजेंट होती है? मोस्टली लोकेटेड इन द मास्ट सेल एंड द बेसोफिल सेल। अब जैसे ही मास्ट सेल या बेसोफिल सेल क्या बोल रही हूँ बच्चा, यू पीपल immediately recall करो, mast cell are responsible for the allergic reaction, they release histamine, they release serotonin, है ना, जो एलर्जी कॉज करता है। तो ये मास्ट सेल से और बेसोफिल ऑल्सो डू द सेम थिंग एंड दे आर लोकेटेड विद इन द मास्ट सेल एंड द बेसोफिल, तो नेचुरली दे आर रिस्पॉन्सिबल और इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन। तो E for IgE for allergic reaction. Next we come on to the IgM. IgM is about 5 to 10%. 5 to 10% IgM मिलती है बेटा एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। लार्जेस्ट एंटीबॉडी क्यों है? लार्जेस्ट एंटीबॉडी इसलिए है बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द पेंटामर फॉर्म। पेंटामर फॉर्म का मतलब है कि 5 Y शेप स्ट्रक्चर टुगेदर दे कंबाइन एंड फॉर्म द पेंटामर। तो ये लार्जेस्ट होती है IgM एंड IgD जो है दैट इज़ लेस देन 0.2% है बेटा और हेल्प इन द एंटीजन रिकग्निशन। जो B सेल रिकग्नाइज कर रही थी ना बेटा, उसको हेल्प करती है रिकग्निशन करने में कि एंटीजन इज ट्रू और नॉट, कि भाई हमें इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना है या नहीं। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ आ रही है बेटा वो IgA कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है ना। वैसे तो स्वेट, टीयर, लिम्फ, म्यूकस में भी प्रेजेंट होती है, बट कोलेस्ट्रम के थ्रू इट रीचेस टू द इन्फेंट। IgG passes through the placenta. This is the only antibody which can pass through the placenta, IgG, है ना। और इसीलिए हम मम्मी को मम्मी जी बोलना चाहिए, क्योंकि मम्मी जी ने हमको क्या प्रोवाइड करी है बेटा? एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कर रही है
प्लेसेंटा के, और हम बोलते हैं ए मम्मी जी, यानी कि मदर्स मिल्क से हमें क्या मिली है, एंटीबॉडीज़ ए भी मिली है, इसलिए ए मम्मी जी, दोनों चीज़ मम्मी से मिल रही है। IgA भी मम्मी से मिल रही है और IgG भी मम्मी से मिल रही है। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है उसका रिस्पॉन्स कैसे होती है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की रिस्पॉन्स किस तरह से होती है, यानी जो इम्यूनिटी हमने एक्वायर करी है। आई टोल्ड यू ना, इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, वन इज़ द इनेट एंड सेकेंड इज़ द एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या किया था बेटा, वी स्टडीड अबाउट द फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन बैरियर करे थे बेटा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कि एंटीबॉडीज़ और मास्ट सेल, तो ये एक्वायर्ड जो हमने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करी है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो 2 तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। वन इज़ कॉल्ड एज ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड अदर इज़ कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल का मीनिंग होता है प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ह्यूमोरल है ना। बैड ह्यूमर, हमने जब हेल्थ चैप्टर करा था तो सबसे पहले यही बताया था, ब्लैक बाइल हैव द बैड ह्यूमर मतलब प्लाज्मा यानी बैड ब्लड और गुड ब्लड। लेकिन एक्चुअली वो ग्रीक जो एरिस्टोटल थे उन्होंने बोला था एक्चुअली में कोई गुड ब्लड और बैड ब्लड नहीं होता, गुड ह्यूमर और बैड ह्यूमर नहीं होता। तो यह ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या है बेटा, ह्यूमर मीन्स होता है प्लाज्मा या फिर लिम्फ। तो इफ़ द इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मा और द लिम्फ, अगर इम्यून रिस्पॉन्स प्लाज्मा में या लिम्फ में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम कहेंगे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और बेटा आप लोगों को पता है जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, दीज आर नॉट द सेल, फर्स्ट थिंग कीप इन माइंड, ये सेल नहीं है, दीज आर द प्रोटीन, है ना, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है। तो एंटीबॉडीज़ जो होती है दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड। अब वो एंटीबॉडीज़ क्योंकि फाइट कर रही हैं पैथोजन के अगेंस्ट, इसलिए इस तरह का रिस्पॉन्स जो एंटीबॉडीज़ की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। सो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स is called as humoral immune response and this is also called as anamnestic response। कैसे anamnestic? subsequent encounter पर जब दूसरी बार अटैक होता है तो एंटीबॉडीज़ बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होती है और इमीडिएटली उसे क्या कर देती हैं, पैथोजन को किल कर देती हैं, एंड दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज anamnestic response। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एज अ नेम इंडिकेट, कौन मीडिएट कर रहा है इम्यूनिटी, कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल। अब सेल कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है भाई, सेल तो फैगोसाइटिक इन एक्शन करके ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो द टी लिम्फोसाइट, यू नो, टी लिम्फोसाइट में हमने 3 पढ़ी थी बच्चे, वन इज हेल्पर टी सेल्स, सेकेंड इज किलर टी सेल्स एंड थर्ड इज द सप्रेसर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल और सप्रेसर टी सेल्स ये तो दोनों हेल्प करती हैं ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को। रह गया कौन सा बच्चा, रह गई आपकी किलर टी सेल्स। तो द किलर टी सेल्स, तो टी लिम्फोसाइट कंटेन किलर टी सेल्स, और ये किलर टी सेल्स क्या करती हैं बेटा, जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है तो दे आर फैगोसाइटिक इन एक्शन, दे ईट देम अप, वो उनको खा जाती है। तो एक्चुअली दिस इम्यूनिटी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया एंड इवन दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द प्रोटोजोआ आल्सो। जबकि ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स केवल हमको बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमोरल मीडिएटेड केवल बैक्टीरिया एंड वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि सेल मीडिएटेड वायरस के अगेंस्ट भी, बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी, फंजाई के अगेंस्ट एंड इवन अगेंस्ट द प्रोटोजोआ, यानी दे जस्ट ईट देम अप, किसी को भी खा जाते हैं बेटा। सेकेंड थिंग होता है बेटा, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो रिएक्ट करता है टिश्यू अगेंस्ट द टिश्यू ट्रांसप्लांट। अब इसका मीनिंग क्या है,
उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यूनिटी। और उस इम्यूनिटी का मैंने आपको ये बताया था कि जो इम्यून सिस्टम होता है हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ, यानी इम्यून सिस्टम हमारा सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में आइडेंटिफाई करता है ना। तो जब वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में आइडेंटिफाई कर सकता है, तो कोई भी चीज़ जो नॉन सेल्फ है, जैसे अगर मेरे सपोज किडनी डैमेज हो गई, तो मुझे किडनी किसी डोनर ने दे दी, अब मैं उस डोनर की किडनी को अपने में ट्रांसप्लांट करवा दूँ। अब मेरा इम्यून सिस्टम उस डोनर की किडनी को क्या कंसीडर करेगा? नॉन सेल्फ, क्योंकि वो मेरी नहीं है। तो जब वो नॉन सेल्फ कंसीडर करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कॉज करेगा, और वो किडनी जो डोनर ने दी थी उस किडनी को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली जो हमारे अंदर अगर कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग में अगर टिश्यू ट्रांसप्लांट होता है, तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे ही कई बार अगर कैंसरस ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, तो यही इम्यून सिस्टम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स फाइंड आउट दैट दिस इज अ कैंसरस ग्रोथ। कैंसरस मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। वो उस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न को फाइंड आउट कर लेता है और फिर वो उसको किल करने लग जाता है। ये हमारी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है कि जल्दी से कैंसर नहीं होने दे। तो ये ग्राफ्ट को भी, टिश्यू ट्रांसप्लांट को भी रिजेक्ट करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जैसे सिंपली क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में, वाई ग्राफ्ट गेट रिजेक्टेड सूनर और लेटर इन द बॉडी। तो आपको इसमें ये लिखना पड़ेगा, द ग्राफ्ट और द ट्रांसप्लांट गेट रिजेक्टेड सूनर और लेटर इन द बॉडी बिकॉज द इम्यून सिस्टम हैज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। ओके, तो वंस it is identified, then it will kill the transplant. Second है how this rejection can be prevented। इसको prevent कैसे कर सकते हैं बेटा? तो the rejection can be prevented by giving the immunosuppressant that we will study once we just do this in the microbes in human welfare. Thank you.